1935 से 1950 तक के काल में भारत ने संवैधानिक योजना में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जिसने आज के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के आधार की नींव रखी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के 5 पार्ट्स है। पहला द गवर्नमेंट एक्ट 1935, दूसरा क्रिप्स मिशन 1942, तीसरा कैबिनेट मिशन 1946, फिर आता है माउंटबैटन प्लान विच इज द इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और आखिरी में आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार लाया था जिसने इंडिया के प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव पावर्स को लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रदान करी थी और एक फेडरल सिस्टम भी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर प्रोविंसेस की शक्तियों को अलग करता है। इसने सेपरेट लिस्ट दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की उनकी पावर्स के लिए। ये काफी सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद आया था। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करना ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस में, जो कि हुआ 11 मई से 6 मई, जो थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 चैम्बर्स होना, यानी कि अपर हाउस जो कि इंडिया में है राज्यसभा और लोअर हाउस जो कि है लोकसभा, जिससे कि पार्टिसिपेशन बढ़े लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। इस एक्ट की वजह से काफी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था जो कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के लोगों की ओर से थे जो कि सोसाइटी में डिसीजंस लिया करते थे प्रोविंशियल लेवल पर। पावर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फेडरलिज्म भी इंट्रोड्यूस हुआ था इस दौरान, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते पावर्स का। 3 कैटेगरीज में इन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो कि थी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की पावर्स की बात की गई थी। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंशियल स्टेट्स की और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन की। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर जो कि है क्रिप्स मिशन, जो कि आया था 1942 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से सर स्टैफर्ड क्रिप्स के संग, जो कि थे इस मिशन के लीडर। ये मिशन वर्ल्ड वॉर 2 के कठिन दौर में आया था इंडिया की सेल्फ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश से, पर ये सारी कोशिशें भारत ने रिजेक्ट कर दी थी। Here are some key proposals made by the Cripps mission. First was the Dominion status. क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही भारत को स्वराज्य की स्थिति प्रदान की जाएगी एंड एन ऑटोनॉमी विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। सेकेंड वाज एन इलेक्टेड बॉडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, जिसमें कहा गया था कि जैसे ही वॉर खत्म होगी एक एलिसिटेड बॉडी की स्थापना की जाएगी जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था क्योंकि इससे स्पष्ट होता था कि भारतीयों को अपने स्वयं के संवैधानिक ढांचे को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। थर्ड वॉज द इंक्लूजन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्स मिशन ने भारतीय राजमार्गी राज्यों को संविधान निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का भी प्रस्ताव किया। इससे भारतीय संविधान के निर्माण में व्यापक प्रतिनिधित्व और सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इन प्रस्तावों के बावजूद क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राजनीतिक दलों और समाज के अनुभागों के बीच व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सके। कई लोगों को यह मान्यता थी कि इन प्रस्तावों से पूर्ण स्वतंत्रता और तत्काल स्वशासन की मांगों की पूर्ति नहीं हुई है। स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट नजरिए की कमी और कुछ ब्रिटिश नियंत्रण को लेकर चिंताएं के कारण क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार करने से स्वतंत्रता की मांग और अंततः 1942 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण अवज्ञा अभियान था। अगला है द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेट्स डिस्कस द मेन प्रपोजल्स ऑफ दिस प्लान। फर्स्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इस प्लान ने प्रपोज किया था यूनियन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन, जो भारतीय राज्यों और ब्रिटिश प्रांतों को एक समेकित शासन संरचना के तहत एकत्रित करेगा। सेकेंड वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कहा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश होगी जिसमें 389 मेंबर्स होंगे जो कि भारतीय संविधान का आलेखन करेगी। इस असेंबली के मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। इस प्लान ने सुझाव दिया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें 14 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेगी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। इस इंटरिम गवर्नमेंट की कार्यवाही तब तक चलेगी
जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को पूरा न कर दिया हो। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की भूमिका निभाएगी जिसकी जिम्मेदारी संविधान का आलेखन करना होगा। संविधान पूरा न होने तक संविधान सभा को देश में कानून बनाने और शासन करने का कार्य भी संभालना होगा। नाउ वी कम ऑन टू द माउंटबैटन प्लान विच वॉज द इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को दो अलग अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में सेपरेट कर दिया गया। ये पार्टीशन ब्रिटिश संसद द्वारा पास की गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा हुआ। इस एक्ट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को स्वतंत्रता प्रदान की और ब्रिटिश भारत को दो संघों में डिवाइड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पूरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को सौंपा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत के संविधान का आलेखन करने और देश के शासन के लिए सॉवरेन पावर्स का उपयोग करने का कार्य सौंपा गया। यह आजाद भारत की जो कि भारत को पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को शेप करने के लिए जिम्मेदार थी। It also acknowledged the existence of princely states and provided them with the option to join either India or Pakistan or to remain independent. This resulted in a complex process of integrating princely states into the newly formed nations of India and Pakistan. इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टुक अ लॉन्ग टाइम। इट लास्टेड फॉर 2 years, 11 months and 18 days। बहुत विचार विमर्श और चर्चाओं के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जर्नी 6 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई। राजेंद्र प्रसाद को सभा के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया, साथ ही में एच.सी. मुखर्जी को वाइस चेयरमैन के रूप में और बी.एन. रॉय को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर के रूप में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जिसने संविधान के आधार के रूप में रहने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन का बेस रखा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना। जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस था वो चलता रहा और द 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ। फिर द 22 जुलाई 1947 को द नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ विच वॉज मार्क्ड एज अ सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन। भारत ने स्वतंत्रता द 15 अगस्त 1947 को प्राप्त करी। द 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट करी गई, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थी और 6 मेंबर्स के साथ। फाइनली द 26 नवंबर 1949 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पास और अडॉप्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें की एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स है। और वक्त के साथ साथ it has undergone amendments and currently it encompasses around 448 articles, 25 parts and 12 schedules. The Constitution of India came into force on January 26, 1950, marking a significant milestone in the country's history. This date is celebrated as Republic Day, signifying the establishment of India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The process of drafting the Constitution, with its intricate discussions and collective efforts, took a total of 2 years, 11 months, and 18 days. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe for more such videos, and comment down below if you have any doubts.